हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये बात हमें मालूम है। तो मैं यहाँ पे लिख दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। पहली बात क्लियर है। दूसरा, इफ देयर इज सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल चार्ज है, दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है। इन चार्ज फ्री रीजन, अगर वहां पे कोई चार्ज नहीं है। तीसरी बात सुन लो बच्चों, अगर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी अ कॉन्टिन्यूस कर्व। कैसा हो सकता है? कॉन्टिन्यूस कर्व हो सकता है जिसमें विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी ब्रेक्स। याद रखना। चौथा पॉइंट क्या? टू फील्ड लाइंस never cross each other. If they did, the field at the point of intersection will have not unique डायरेक्शन। क्या मैंने लिखा? टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा, मान लो अगर ऐसा हुआ, तो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फील्ड हैव टू डायरेक्शन। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फील्ड हैव टू डायरेक्शन। देखो क्रॉस करा तो दो डायरेक्शन बन जाएगा। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ यूनिक डायरेक्शन। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। तो भाई यहाँ पे अगर क्रॉस कर गया तो पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव से निकला, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता ये चीजें। तो इसीलिए मैंने लिखा टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड, द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव यूनिक डायरेक्शन। याद रखना। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे। इतनी बातें लिख लो, छाप लिया? चलो जी, ठीक है। आगे एक और पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट समझाता हूं आप लोगों को। पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म closed loop डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये भी याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप भी नहीं बनेगा उसके अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ठीक है। इतनी सी बातें लिख लिया हमने और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपने देख ही लिया। अब आगे की कहानी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, दैट मीन्स क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो इसका फील्ड लाइंस कैसा होगा बच्चों? ऑब्वियसली बाहर की तरफ। किधर की तरफ? बाहर की तरफ। तो कुछ ऐसा सा फील्ड लाइंस बनेगा। एरो कैसा होगा? बाहर की तरफ। और इफ क्यू, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, क्यू इज लेस देन 0, तो फील्ड लाइंस कैसा बनेगा बच्चों? अंदर की तरफ। ये एरो किधर? नीचे की तरफ। ऐसा बनेगा। क्लियर है? अगर पॉजिटिव है, फील्ड लाइंस ऐसा कुछ बन रहा होगा, बाहर की तरफ। इसका भी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। समझ में आया क्या? बाहर की तरफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? पक्का। इरेज करूं? एक और देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा। इरेज कर दूं? ठीक है जी। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है। आपको मालूम है फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है भाई? पॉजिटिव से निकलता है। किस में जाता है? नेगेटिव में आता है। क्लियर है? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इधर से निकल रहा है, यस और नो, और इसमें एंटर कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इतनी सी बात समझ में आ गया। ऐसा बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, और पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज में ऐसा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को मेजर करने का तरीका है। किसी स्पेसिफिक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसको कैसे जानोगे आप? अरे किसी भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा है कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमने जानना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली। किसी एरिया से सपोज करो ये हमारे पास एक शीट है, इससे फील्ड लाइंस कितना ज्यादा निकल के आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लक्स। फ्लक्स बोले तो फाई से डिनोट करते हैं, जीरो का पेट फाड़ दो। ठीक है जी, लिख लिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में ds। ds इज अ एरिया। ओके, तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through area vector normally। एरिया वेक्टर नॉर्मली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाई। फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, तो फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस कॉस थीटा या डी एस कॉस थीटा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया? तो ये था फ्लक्स। फ्लक्स क्या बताता है? फ्लक्स ये बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा है उसकी मेजरमेंट करना फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? स्ट्रेंथ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना है आप उसको कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स को यूज करते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इरेज कर दूं? कर दो इरेज? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है जी, अब जानेंगे हम नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है हमारे पास? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर हमने क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या रखा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? ऑब्वियसली आपको मालूम है, ये टोटल डिस्टेंस 2a है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? 2a डिस्टेंस है यहां से यहां तक। अब है क्या, हमने क्या करना है? डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो इस पे क्या होगा? पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक पेयर ऑफ फोर्स एक्ट करेगा। बोलो कैसे? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है। अरे फोर्स अपॉन चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो एक बात बताओ, ई इंटू क्यू बराबर एफ नहीं हो जाएगा? अरे ये क्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा क्या? तो एफ इक्वल्स टू ई इंटू क्यू हो गया ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पेयर ऑफ चार्ज रखा जाएगा, अरे पेयर ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दोनों चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो जो फोर्स है आपके पास वो क्या है? एक जगह माइनस में है, एक जगह प्लस में है। हाँ बोलो यार बच्चों, एक जगह माइनस में होगा क्योंकि चार्ज यहाँ नेगेटिव है ना, डाइपोल है ना। डाइपोल अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। यस और नो? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है तो ये माइनस का है तो यहाँ पे फोर्स माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स होगा। तो देखो एक फोर्स पॉजिटिव है, एक फोर्स नेगेटिव है, इक्वल अमाउंट का फोर्स है, तो इसको कपल तो कहते हो।
समझ में आया कपल क्या होता है? कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स, वो पार्क वाला नहीं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, शैतानी नहीं, इधर पढ़ लिया करो अच्छे से। चलो क्या बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं हम डाइपोल के बारे में, है ना? तो क्या कंसीडर अ डाइपोल consists of equal and opposite charge minus q and plus q are separated by small distance to a. When dipole is placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी एज कर देता हूँ बच्चों, ये अपना टॉपिक नहीं था, ये समझाने के लिए था पीछे की बातें को। तो क्या करा, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ फोर्स minus EQ is on negative charge and plus EQ on positive charge. So the net force is 0 since electric field is यूनिफॉर्म। एक बार बताओ, आपको ये याद रखना, एक पे क्या हुआ, नेगेटिव फोर्स आया, एक पे पॉजिटिव फोर्स आया, सो द नेट फोर्स इज 0 सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ना, तभी ऐसा होगा, तभी पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगा। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स हो सकता है यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस करे, हो सकता है यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस करे, ऐसा भी तो पॉसिबल है। दोनों जगह फोर्स की वैल्यू चेंजेस हो जाएगी ना, फिर डाइपोल को कैसे जानोगे, नहीं जान पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। बट वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग एट टू different point, so it produces टॉर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो टाउ इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, टाउ इक्वल्स टू क्या लिखा, टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू में क्या होता है, अरे टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हो, आर क्रॉस में एफ, यही तो होता है टॉर्क का फॉर्मूला, याद तो करो। टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क परपेंडिकुलर फोर्स इनटू में एफ। अब परपेंडिकुलर फोर्स निकालोगे तो एक बात बताओ मुझे, ये वाला है, हमें ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए ना, तो इतना, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो घूमेगा इतना ही तो घूमेगा। इसके लिए क्या करूंगा, अगर मैं साइन थीटा इक्वल्स टू ऐसा लिख दूं, ए इसको मान लो यहां से यहां तक घूम के आ रहा है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आएगा उसको आर मान लो यार, आर इक्वल्स टू ये 2a हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू 2a साइन थीटा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। r के बदले में 2a साइन थीटा लिख दो यहाँ पे, तो टाउ इक्वल्स टू 2a साइन थीटा इनटू में f, f के बदले में eq लिख सकता हूँ, यस और नो। और eq देखो, q इनटू में 2a को p भी तो बोल सकता हूँ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, टाउ इक्वल्स टू p e साइन थीटा आ रहा है, सिंस p इक्वल्स टू q इनटू में 2a, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ गया। तो टाउ इक्वल्स टू p क्रॉस e हो जाएगा बच्चों, अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो। ये है टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस इतना होगा, समझ में आया, पूरी बात छाप लो बच्चों, समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गया। अरे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स जब लग रहा होगा ऐसा तो कुछ हो रहा होगा, इस पे फोर्स लगा, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ये घूम गया ना, टर्निंग इफेक्ट आ गया ना, टर्निंग इफेक्ट ही तो टॉर्क है। तो वो टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e होता है। p यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट, e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया, इरेज कर दूं,
कर दूं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं समझे? चलो जी इरेज कर देते हैं। अब जब भी पूछेगा कि स्टेबल कब होगा, टॉर्क के लिए स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेंगे। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और अनस्टेबल क्या आएगा? जब आपका 180 होगा, एंटी पैरेलल। व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, देन टॉर्क जो है यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन पूछा जाता है क्वेश्चन में, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका गॉस लॉ। गॉस साहब आए, उन्होंने बोला भाई फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, एरिया निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो। अगर मान लो कोई क्लोज बॉडी है, ठीक है, कोई अगर क्लोज बॉडी है जिसमें एक चार्ज इनक्लोज हो रहा होगा, उसके लिए अगर मुझे फ्लक्स का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा उन्होंने क्या बोला है ना, उन्होंने बोला द टोटल फ्लक्स ऑफ एनी closed body is 1 upon epsilon naught times the total charge is enclosed in it। क्लियर है बच्चों? तो उन्होंने बोला phi equals to 1 upon epsilon naught times of total charge। तो आपके पास फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा phi इक्वल्स टू क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट टाइम्स आ जाएगा। ये गॉस साहब ने बोला, याद कर लो। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 एप्लीकेशन है, उसको जानेंगे बच्चे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। तो गॉस लॉ को अब हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को अगर मैं डिराइव करूं तो वी नो दैट फोर्स जो था क्या था बच्चे? फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखा था? गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। एक बात बताओ मुझे, मैं क्या कर रहा हूं? गॉस लॉ से कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को निकालूंगा तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखा था? के क्यू नोट अपॉन में आर का स्क्वायर, यही तो था फोर्स। और अगर मैं फोर्स निकाल लिया दो चार्ज के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स अपॉन में क्यू नोट। अरे क्लियर है, फोर्स अपॉन में क्यू नोट यही तो था। तो फोर्स का वैल्यू क्या है? के क्यू नोट अपॉन में आर का स्क्वायर, और क्यू नोट कर दोगे तो ये क्यू नोट कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया वैल्यू भाई? के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया? आ गया, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया जो होता है वही 5 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से पुट कर दूं मैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के बोले तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर है इनटू एरिया। एरिया किसका? कोई क्लोज शेल है, क्लोज बॉडी है। तो एक स्फीयर ले लो, यहां पे एक स्फीयर ले रहे हैं हम, स्फीयर जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर में 5। अरे नहीं मालूम एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो 5 इक्वल्स टू क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट नहीं आ गया। देखो गॉस लॉ नहीं आ गया यहाँ पे। देखो क्लोज बॉडी के लिए गॉस लॉ हमने कूलम्स लॉ से ही तो डिराइव करा है। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आए? छाप लो इसको। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गया? पक्का पक्का। चलो जी अब नई कहानी समझते हैं। यहां पे क्या है? गॉस का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन है बच्चों
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफिनाइट वायर। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, एक वायर ले लिया, ये इनफिनाइट वायर हमारे पास मान लो, ठीक है, इनफिनाइट वायर है। अब मैं इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया, इधर भी इधर भी। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसका ये मतलब हुआ, गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, कुछ ऐसा सा प्लेन है, ये सरफेस है। अगर मैं इसको ऐसा क्लोज कर दूं, ये गॉसियन सरफेस और ये फील्ड लाइंस है, सॉरी ये हमारा लॉन्ग इनफिनाइट वायर है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ऊपर वाला सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस होगा बच्चे, इसके लिए ये फील्ड लाइंस, सॉरी ये वायर जो है, क्या वो परपेंडिकुलर है? इसी तरह नीचे वाले, अरे इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ना, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ऊपर वाले के लिए भी परपेंडिकुलर होगा, बट ये इसके लिए पैरेलल है। देखो ऐसा है ना, ऐसा खोल दो, ये दोनों, ये वायर है, ये ऐसा है, तो ये देखो दोनों सीधा है ना, पैरेलल एक दूसरे के। लेकिन इस सरफेस के लिए बच्चे, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस जो मैं बना रहा हूं, ऊपर वाला जो होगा उसके लिए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, नीचे कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल आपका जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा बराबर में 0 डिग्री। तो एक बात बताओ मुझे, हमें क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स ही तो निकालना है, फ्लक्स ऑफ लॉन्ग इनफिनाइट वायर। अच्छा, लॉन्ग इनफिनाइट वायर का फ्लक्स निकालेंगे। मैंने आपको सीसीडी के बारे में बताया था, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सीसीडी नहीं, कैफे कॉफी डे नहीं, क्या बताया था? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, शायद नहीं बताया था, एक मिनट बता देता हूँ। क्या है? एक लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है? चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन में लेंथ, इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा से डिनोट करते हैं डी क्यू अपॉन में डी एस। याद रखना बच्चों, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक और है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं डी क्यू अपॉन में डीवी। डीवी बोले तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है ना। इतनी सी बातें याद कर लो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या है? रो क्या है? रो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। ये लिख लेना आप लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज, ये हो गया सरफेस चार्ज, ये हो गया लीनियर चार्ज। क्लियर है? लिख लिया? चलो क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, हमने क्या करा? कंसीडर अ लॉन्ग इनफिनाइट चार्ज्ड वायर। हमने एक लॉन्ग इनफिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ले लिया, जिसमें हम क्या निकालने वाले? फ्लक्स निकालने वाले, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर करा? कंसीडर अ लॉन्ग इनफिनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर of linear charge density lambda। ठीक है जी, we wish to calculate electric field of this wire, so the flux of this flux, so the flux, पहले फ्लक्स ही निकाल लेते हैं। so the total flux, टोटल कर देना, टोटल फ्लक्स phi इक्वल्स टू phi 1 प्लस में phi 2 प्लस में phi 3। आप बोलोगे सर phi 1 phi 2 phi 3 क्या है? अरे एक एरिया ये ऊपर वाला है phi 1, इसको phi 2 कर दो, इसको phi 3 कर दो। अब देखो phi इक्वल्स टू में पहला जो है E इंटू में एरिया S1 कर दो, इंटू में cos 90 डिग्री, प्लस में E इंटू में S2 cos 0 डिग्री, और प्लस में E इंटू S3
कॉस 90 डिग्री। बोलोगे 90 डिग्री क्यों? नीचे वाला परपेंडिकुलर, ऊपर वाला भी परपेंडिकुलर, बीच वाला पैरेलल, तो ये 0 डिग्री, ये 90, ये 90, तो cos 90 तो 0 ही होता है, तो दो वाला तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, S1 S3 तो खत्म हो गया, तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, E इंटू में S2 cos 0, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, cos 0 1 होता है, तो फाई इक्वल्स टू E इंटू में S2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात छाप लिया। क्लियर हुआ बच्चे? पक्का पक्का कहानी क्लियर है? चलो मैं यहां करता हूं इस चीज को, यहां देख लो, फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहने दो, एरिया कितना हो जाएगा, अरे CS से ना इस सिलेंडर का ऊपर का एरिया नहीं लोगे, नीचे का नहीं लोगे, क्योंकि उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। किसका है? बीच वाला, ये वाला एरिया क्या होता है, 2 पाई RH। अगर लेंथ L है तो 2 पाई RL ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 पाई RL ले लिया। तो एक बार बताओ, फाई का वैल्यू ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा भाई, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो इसको दूसरा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, E बराबर में Q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई RL, ऐसा लिखूंगा, यही तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो लैम्डा बराबर में Q अपॉन L भी तो लिख सकता हूँ, Q अपॉन में L। तो एक बार बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो एक बार बताओ, यहाँ पे E इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा लैम्डा L अपॉन में 2 पाई इप्सिलॉन नॉट RL, L खत्म कर दो, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? पक्का पक्का? चलो जल्दी लिखो।